Hello everyone, in this video we will discuss MCQs of organizational behavior। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, इसमें हम लोग 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ सेल्फ विच इज़ रिलेटेड टू व्हाट वन परसीव्स व्हाट अदर पर्सन अबाउट हिम, यानी कि कौन सा ऐसा स्वयं का सिद्धांत है जिसमें के अंतर्गत एक पर्सन अपने बारे में वो सोचता है जो वो चाहता है कि दूसरे उसके बारे में सोचें, तो उसे हम लोग बोलते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ। मतलब वो अपने आप को ऐसा बना लेता है कि सामने वाला जैसा उसके साथ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसा रहे। रियल सेल्फ मतलब क्या होता है, वो उसका वास्तविक वो कैसा है। सेल्फ इमेज मतलब क्या होता है, वो अपने आप को कैसा देखता है। और आइडल सेल्फ मतलब होता है वो किसकी तरह बनना चाहता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ वेक्टर ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। निम्नलिखित में से वेक्टर ब्रूम की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है कौन सा इसमें नहीं है, तो वेक्टर ब्रूम ने इन तीन तत्वों के बारे में बात किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और जो वैलेंस है V मल्टीप्लाइड बाई E मल्टीप्लाइड बाई I इज इक्वल टू क्या होता है, मोटिवेशन होता है। यानी कि इन तीनों तत्वों का जब गुणनफल निकाला जाता है तो वो अभिप्रेरण के बराबर होता है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ लीडरशिप एम्फेसाइजेज कोऑपरेशन एथिक एंड हायर ह्यूमन वैल्यूज़, यानी कि लीडरशिप की कौन सी क्वालिटी है जो समन्वय और उसके साथ साथ ह्यूमन के अंदर उसके मोरल वैल्यू को बढ़ाने के लिए काम करती है। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशनल, यानी कि इसके अंतर्गत जो लीडर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के को करेज करता है, मतलब उनको इनकरेज करता है आगे बढ़ने के लिए, उनके अंतर्गत चेंजेस लाता है, उनमें परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट है विच लीडरशिप अप्रोच इज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन शुड फॉलो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड टीचर। कौन से लीडरशिप अप्रोच के अंतर्गत ये कहा जाता है कि एक अच्छा टीचर अगर चाहिए तो पहले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। तो ये भी है आपका ट्रांसफॉर्मेशनल, यानी कि अगर किसी के व्यक्तित्व में निखार लाना है तो पहले उसको ट्रेन करिए, उसके बाद ही वो एक अच्छा काम करने वाला बन सकता है। नेक्स्ट है आपका हु इज़ फादर ऑफ मॉडर्न लर्निंग थ्योरी। मॉडर्न लर्निंग थ्योरी के फादर कौन है, तो वो हैं पावलोव। नेक्स्ट है काइंड ऑफ लीडरशिप क्वालिटी इन विच टीम इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू कंप्लीट टास्क, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी में कौन सा उसका प्रकार है जिसके अंतर्गत जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं लीडर उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज दे देता है काम को कंप्लीट करने के लिए, तो वो होता है डेलीगेटिंग, यानी कि उन वितरण कर देना, बांट देना उनमें। पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है, लीडर और सबऑर्डिनेट दोनों मिलकर के काम करते हैं। कंसल्टिव में क्या होता है, लीडर अपने सबऑर्डिनेट से पूछता है कि जैसे बैठा करके मीटिंग कराना उनसे और उनसे आइडियाज़ लेना, कंसल्ट करना कि क्या ये सही है या नहीं सही है। नेक्स्ट है 42 रॉगर्स डिफाइंड द डैश एज एन ऑर्गेनाइज्ड कंसिस्टेंट कॉन्सेप्चुअल गेस्टल composed of perception of the characteristics of I और me, यानी कि जो रॉगर ने डिफाइन किया हुआ है कौन से कॉन्सेप्ट के अंतर्गत उन्होंने बताया कि एक पर्सन I और me यानी कि अपने बारे में ही सोचता है, वो जो परसेप्शंस हैं उसके और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपने अराउंड ही घूमता रहता है, तो वो बताया है उन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द प्राइमरी लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि संघर्ष का सबसे प्रारंभिक स्तर कौन सा है। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और इंटर ग्रुप, ये तीनों होते हैं। तो इंटरपर्सनल मतलब क्या होता है कि जब दो व्यक्तियों के बीच होता है कॉन्फ्लिक्ट, टू पर्सन्स, जब दो लोगों के बीच उनके विचार मिलते नहीं हैं तो उन लोग के मध्य क्या होता है, संघर्ष की भावना होती है। इंट्रापर्सनल मतलब क्या होता है कि एक पर्सन खुद के ही विचारों में, मतलब उसके अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, क्या सही है क्या गलत है। इंटरपर्सनल मतलब इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है कि जब एक ग्रुप और टू ग्रुप्स हैं अलग अलग, ए और बी दो ग्रुप्स हैं, उनके बीच जब
मनमुटाव चलता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर ग्रुप। और वहीं पर एक और होता है इंट्रा ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप के अंतर्गत जितने लोग हैं उनके विचार जब मेल नहीं खाते हैं तो इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ चेंज एडवोकेट बाय कीथ डेविस, यानी कि कीथ डेविस ने जो बताया था कि परिवर्तन का लोग अवरोध करते हैं, उसे करने नहीं देते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं। तो सबसे पहला लोग ये सोचते हैं कि हम स्किल्स वो सीख नहीं पाएंगे, उनको डर रहता है फियर ऑफ अननोन, मतलब अगर वो उसको अडॉप्ट कर लेंगे तो हो सकता है उनकी छवि गायब हो जाए, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उस तरीके से ना कर पाएँ, और उसके साथ साथ उनका स्टेटस खोने का उनको डर रहता है। ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल विच रिफर्स टू कोऑपरेटिव बट अनअसर्टिव बिहेवियर इज नॉन एज, यानी कि कौन से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल में, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से रोका जाए, उसके अलग अलग स्टाइल्स हैं, जैसे एकोमोडेटिंग हो गया, वर्किंग स्टाइल हो गया, कोऑपरेटिव हो जाता है, एक अवॉइडिंग भी आता है। तो उनमें से कौन सा ऐसा स्टाइल है जो कोऑपरेटिव तो है और उसके साथ साथ मतलब अनअसर्टिव, मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखाना चीज़ों को, चाहे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो करके नहीं, कोऑपरेट करते हुए और अपने आप को जीतवाना, तो वो होता है अकोमोडेटिंग में। अकोमोडेटिंग स्टाइल में क्या होता है, जो पर्सन, अगर ए और बी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बी को अगर लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, तो वो ए को अगर लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है तो वो बी को तो हरा देगा, वो अपने विचारों को बी के सामने ऐसे प्रस्तुत करेगा कि बी को लगेगा ए ही सही है, लेकिन ये कोऑपरेट करते हुए चलता है, इसमें अनअग्रेसिव बिहेवियर ऑफ उसका अग्रेसिव नहीं रहता है। वहीं पर एक होता है अवॉइडिंग। अवॉइडिंग में क्या होता है, जब ए और बी को लग रहा है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो दोनों पार्टीज या फिर दोनों में से कोई एक सोचता है कि अवॉइड किया जाए, ये झगड़ा लड़ाई ना हो। कोऑपरेटिव क्या होता है, जिसमें दोनों ए और बी दोनों के दोनों जीत जाते हैं। एकोमोडेटिंग में क्या है, ए अपने विचारों को बी के सामने ऐसे प्रस्तुत कर रहा है कि ए जीते, बी उसमें हार जाता है, लेकिन कोऑपरेटिव में दोनों के दोनों पक्षकार जीत जाते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ब्रूम्स थ्योरी डैश इज रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपेक्टेंसी एंड वैलेंस, यानी कि प्रत्याशा और संयोजन, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणनफल होता है, वो किसके बराबर होता है, अभी बताया था, मोटिवेशन के बराबर होता है। ब्रूम ने ये दिया था, याद रखिएगा, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। नेक्स्ट है मैनेजर्स रोल चेंज फ्रॉम लीडर टू पार्टनर, यानी कि कौन से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मॉडल में जो मैनेजर है वो लीडर से पार्टनर की तरफ बन जाता है, तो उसमें होता है वो कॉलेजियल में। नेक्स्ट है एन इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इन विच नो पार्टिसिपेंट इज अवेयर ऑफ डिसवर्जन ऑफ गोल नीड्स और इंटरेस्ट इज, यानी कि कौन सा संघर्ष, पारस्परिक संघर्ष है, यानी कि दो व्यक्तियों के मध्य हो रहा होगा जिसमें जो पार्टीज हैं उनको ये नहीं पता चलता है कि वो अपने लक्ष्यों, अपने ज़रूरतों से थोड़ा अलग हो गए हैं, विचलित हो गए हैं, तो ये होता है गुप्त संघर्ष, यानी कि लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट जब होता है तो उनको पता भी नहीं चलता है और वो अपने लक्ष्यों से भ्रमित हो जाते हैं। नेक्स्ट है अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन इन विच वन बिलीव्स दैट इफ वन पर्सन हेल्प देम सेल्फ द अदर पर्सन ऑल्सो हेल्प्ड, यानी कि कौन सा कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है जिसके अंतर्गत एक पर्सन ये सोचता है कि अगर मैं सामने वाले की हेल्प करूंगा या फिर मैं अपनी खुद की हेल्प कर दूंगा तो दूसरे वाले की हेल्प ऑटोमेटिक हो जाएगी, तो वो होता है कोऑपरेटिव में, यानी कि एक पर्सन जीता तो दूसरा वाला भी विन कर जाता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट कॉजेस प्रेडिक्टेबल एंड डिस्ट्रक्टिव चेंजेस इन डिस्प्यूटेंट एटीट्यूड परसेप्शन एंड बिहेवियर, यानी कि कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है जिसके अंतर्गत ये पता चलता है कि जो डिस्ट्रक्शन होने वाला है वो बहुत लंबे समय तक होने वाला है। तो ऐसा तब होता है जब आपके कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते रहते हैं, मतलब दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हुआ और वो सॉल्यूशन उसका हो ही नहीं पा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट, जिसके अंतर्गत पता रहता है, ये प्रेडिक्शन कर दिया जाता है कि जो डिस्ट्रक्शन होगा, यानी कि जो तबाही होगी ऑर्गेनाइजेशन में, वो बहुत लंबे समय तक होगी और जिस तरीके का उनका एटीट्यूड है और बिहेवियर है वो सब कुछ खराब करने वाले हैं।
नेक्स्ट है वन कैन इन्फर एटीट्यूड एंड मेक जजमेंट अबाउट अदर पीपल एंड थिंग, यानी कि इन सब में से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के बारे में, चाहे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के बारे में उस पर्सन पे जजमेंट बताता है, उनके बारे में कुछ डिसीजन लेता है, तो वो होता है परसेप्शन, यानी कि हम किसी चीज़ को देखते हैं और हम कैसा अवबोधन करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं परसेप्शन। नेक्स्ट है इंडिविजुअल कंसर्न मॉडल, द स्टाइल विच रिप्रेजेंट्स अ लो लेवल ऑफ कंसर्न फॉर बोथ सेल्फ एंड अदर सेल्फ, यानी कि कौन सा इन चारों में से ऑप्शन है जिसके अंतर्गत जो कॉन्फ्लिक्ट का मॉडल है उसमें एक पर्सन अपने सेल्फ के बारे में भी नहीं सोचता और दूसरे के सेल्फ के बारे में भी नहीं सोचता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने का काम करता है, तो वो होता है अवॉइडिंग मॉडल। नेक्स्ट है अ पर्सन होल्ड्स डैश पावर व्हेन ही इन्फ्लुएंसेस अदर्स बाय थ्रेटनिंग, कोरेजन एंड हार्मिंग, यानी कि एक पर्सन कौन से पावर, कौन से शक्ति को रखता है जब वो लोगों को धमकी देता है, उन पे उत्पीड़न करता है या उनको हार्म करके, उनको क्षति पहुंचा करके उनसे काम को करवाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कोरेजिव, यानी कि उत्पीड़न करने वाला पावर। नेक्स्ट है रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन इज एग्जाम्पल ऑफ, रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन किसका एग्जाम्पल है, तो वो है एक्सपर्ट पावर का, यानी कि एक पर्सन के पास कौन सी पावर है जिसके अंतर्गत वो रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन करता है, तो एक्सपर्ट होता है। नेक्स्ट है देयर इज कॉम्पिटिशन अमॉन्ग एम्प्लॉयज टू गिव बेस्ट सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम इज अ टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि संघर्ष कौन सा संघर्ष है जिसके अंतर्गत जो पर्सन है उसमें एम्प्लॉयज अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या है, अगर वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं तो किसी भी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वो डिस्ट्रक्टिव तो होगा नहीं, कंस्ट्रक्टिव होगा, लेकिन उसके साथ साथ उनके बीच में कंपटीशन भी है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव बट कंस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि लोगों के जब इच्छा या रुचि के बीच में संघर्ष होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जब एक पर्सन के प्राइवेट इंटरेस्ट और उसका जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाना, स्टडी करते रहना और उस चीज़ को एक्सप्लेन करते रहना, लेकिन मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि चलो तुम बैठ करके कंप्यूटर पे टाइपिंग करो, तो वो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मुझे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और दी जा रही है। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ ओबी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, माइक्रो एंड मैक्रो, तो जो ओबी का कॉन्सेप्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है समष्टि, एक होता है व्यष्टि। तो उसमें जो समष्टि है यानी कि माइक्रो लेवल है उसमें हम लोग डील करते हैं किसी इंडिविजुअल पर्सन में, तो जो मैक्रो, यहाँ पे मैक्रो होगा, तो मैक्रो पार्ट किससे डील करता है, तो जो मैक्रो पार्ट है वो ग्रुप से डील करता है। नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट, तो जिसने हाथोन एक्सपेरिमेंट दिया था उन्हीं को कहा जाता है ह्यूमन रिलेशन, मानव संबंध के जनक, एल्टन मायो। नेक्स्ट है हु गेव ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस किसने दिया है, तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस दिया था एरिक बर्ड ने। और ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्वालिटी, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्वालिटी, ये सारी चीज़ें अलग हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अंडरस्टैंड, प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क, यानी कि ये एक किसी की डेफिनेशन दी हुई है जिसके अंतर्गत ये बताया गया था कि जो संगठनात्मक व्यवहार है वो समझने, किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करने मतलब भविष्यवाणी करने और ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने का एक कार्य है, तो ये दिया था फ्रेड लेथन। नेक्स्ट है ओबी हेल्प टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर ओनली, जब संगठनात्मक व्यवहार के अंतर्गत हम ह्यूमन के बिहेवियर को समझते हैं तो वो कहाँ पे समझते हैं, वर्क प्लेस, सोसाइटी या डिपार्टमेंट में, तो वो सिर्फ वर्क प्लेस पे ही समझने के काम आता है। नेक्स्ट है ओबी डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन, ओबी किसमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है, या फिर ओबी की हेल्प से हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, तो ओबी इंटरपर्सनल, ऑप्शन नंबर बी है, इंटरपर्सनल रिलेशंस को समझाने का काम नहीं करता है, मोटिवेट, एफिशिएंसी और कम्युनिकेशन, ये सारे उसके तत्व हैं।
नेक्स्ट है डैश इज अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर या इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी कि कौन सा साइंस है जिसके अंतर्गत हम किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को पढ़ते हैं, तो वो होता है साइकोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कल्चर के बारे में, डिफरेंट कल्चर डिफरेंट सोसाइटी के बारे में। सोशियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, ग्रुप के बारे में। और साइकोलॉजी में किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर के बारे में। नेक्स्ट है डैश लीडर इज सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड अट्रैक्ट अदर्स बाय हिज ग्रेट इन्फ्लुएंस, यानी कि कौन सा इन चारों में से है जिसके अंतर्गत एक पर्सन, एक लीडर अपने आप को इस तरीके से बनाता है, चाहे इस तरीके का कार्य करता है कि लोग उसको देख करके अट्रैक्ट होते हैं, तो वो होता है करिश्मेटिक। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज हाईएस्ट ऑर्डर नीड गिवन बाय मैस्लो, तो जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल पर कौन सा है, तो सबसे हाईएस्ट पे है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे पहले पे क्या है, फिजियोलॉजिकल, इसको हम लोग बोलते हैं आधारभूत। सेकंड नंबर पर क्या है, जब हमारी आधारभूत आवश्यकताएं खत्म हो जाती हैं तो हम ये सोचते हैं कि कम से कम ये हमारी आधारभूत आवश्यकताएं तो हमेशा पूरी होती रहें, यानी कि सुरक्षा। और जब सुरक्षा हो जाता है तो उसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, नेक्स्ट रिलेशंस पे, उसके बाद सेल्फ स्टीम और सबसे लास्ट पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मविकास। नेक्स्ट है हु प्रोपाउंडेड एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, एक्स वाई थ्योरी किसने दिया था, तो वो दिया था मैकग्रेगर ने। एक्स थ्योरी में क्या बताया गया है कि कोई भी पर्सन काम नहीं करना चाहता है, उसे जब तक आप दंड नहीं देंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। और वाई थ्योरी क्या है कि लीडर ये सोचता है कि जो सबऑर्डिनेट है वो काम करने के लिए इच्छुक है, वो काम करना चाहता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन सा इसमें से सही है। इट इज़ लर्निंग अबाउट द कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, जब हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं तो उसके अंतर्गत माइंड और बॉडी के बीच क्या कनेक्शन है इसके बारे में जानते हैं, सही है। इसके हेल्प से हम लोग अपने हेल्थ के बारे में उसको पॉजिटिव वे में ले जा सकते हैं, ए और बी बोथ है। स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने माइंड को पीसफुल बना सकते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो शरीर है वो सही रहेगा, और अगर आपका बॉडी ठीक है तो आपकी हेल्थ पॉजिटिव तरीके से रहेगी, पॉजिटिव वे में रहेगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक सोर्स ऑफ स्ट्रेस, यानी कि जो स्ट्रेस मिलता है लोगों को उसका सबसे मुख्य स्रोत क्या है या फिर सबसे आधारभूत स्रोत क्या है, तो जो हमारी सोच है, जिस तरीके की हमारी सोच है, हम किसी चीज़ को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो वो स्ट्रेसफुल नहीं होगा। अगर हम लोग उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से सोच रहे हैं तो वो हमारे हेल्थ पे गलत इम्पैक्ट डालेगा, नींद नहीं आएगी। तो ये सब हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हमको स्ट्रेस कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा। पॉजिटिव स्ट्रेस के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो जब आपकी परफॉर्मेंस, किसी की बात से आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, आप मोटिवेट होते हैं और एक्साइटेड फील करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस, यानी कि आप आगे की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। ऑल ऑफ द एबव। और नेगेटिव क्या होगा, उसी का रिवर्स होगा, यानी कि उसकी वजह से सिर में दर्द रहना और आप अपने काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं, ये सब है। नेक्स्ट है द सिम्टम ऑफ स्ट्रेस कैन बी डिवाइडेड इनटू, तो जब स्ट्रेस होता है तो उससे तीन तरीके के उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपकी मेंटल हेल्थ, दूसरा इमोशनल और तीसरा फिजिकल। तो कॉग्निटिव मतलब क्या होता है, सोचने समझने की क्षमता, इमोशनल और आप फिजिकल, तीनों तरीके से अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू टचमैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ग्रुप, एक ग्रुप के लाइफ साइकिल को टचमैन ने बताया था, तो उसमें से पूछा है कि कौन सा उसका स्टेज नहीं है। नॉर्मिंग, फॉर्मिंग और एक होता है नॉर्मिंग, उसके बाद आता है फॉर्मिंग, फिर आता है परफॉर्मिंग और एक आता है स्टॉर्मिंग, यानी कि ये चारों इसके पार्ट हैं, रीफॉर्मिंग नहीं होता है। नॉर्मिंग मतलब क्या है कि लोग नए नए अभी आए हैं, उसके बाद वो ग्रुप को बनाते हैं, फिर उसके बाद वो परफॉर्म करते हैं और फिर क्या होता है, थोड़ा सा उन लोग में कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई या झगड़े, फिर उसके बाद वो लोग एक साथ जुड़ करके काम करते हैं, लेकिन रीफॉर्मिंग उसमें नहीं है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। मैनेजरियल ग्रिड को किसने दिया है, रॉबर्ट ब्लैक एंड जेन माउंटेन ने, सही है। रॉबर्ट ये जो मैनेजरियल ग्रिड है वो आपका प्रोडक्शन और पर्सन इन दोनों से संबंधित करके इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है री इन्फोर्समेंट थ्योरी इज गिवन बाय BF स्कैनर, ये भी सही है कि री इन्फोर्समेंट थ्योरी आपको BF स्कैनर ने दिया था। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ऑपरेंट लर्निंग। नेक्स्ट है गोल सेटिंग थ्योरी किसने दिया था, लोकी एंड लेथम, ये सही है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी है ऑफ लीडरशिप वो इन्होंने नहीं दिया था, वो किसने दिया था, बर्नार्ड ने नहीं दिया है ट्रांसफॉर्मेशनल, उन्होंने दिया था। और यहाँ पर देखिएगा ये ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप है। इसके पहले एक क्वेश्चन आया था जहाँ पर था ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कौन दिया था, एरिक बर्न, ये दिए थे। और ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी बर्नार्ड ने नहीं दिया था ये। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ये सामने सामने से सब कुछ दिया हुआ है इसमें कि जो टेलिंग है ये इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी थ्योरी, जो दिया था हर्से एंड ब्लैंचर्ड ने, जिसका एक और नाम है सिचुएशनल लीडरशिप। यानी कि जो लीडरशिप है उसके अंतर्गत लीडर सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करता है, जैसी सिचुएशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग। जैसे एक पर्सन अभी तुरंत आया है वहाँ पे, अभी वो एंटर करता है ऑफिस में, अभी उसको नहीं पता है कि किस तरीके से काम करना है और लोगों से कैसे मिलना है, टास्क को इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो इसी बात पर इन्होंने सिचुएशनल लीडरशिप दी है, जिसमें टेलिंग क्या बताता है कि हाई टास्क होगा लो रिलेशनशिप, यानी कि जो लीडर है वो सबऑर्डिनेट्स के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशंस नहीं बनाएगा, वो उनसे ज़्यादा काम लेता है। सेलिंग में क्या होता है, दोनों चीज़ें हाई होती हैं, हाई टास्क भी रहेगा और हाई रिलेशनशिप भी रहेगा। लेकिन जब पार्टिसिपेट होने लगता है तो सबऑर्डिनेट के जो लेवल है वो थोड़ा सा डाउन होने लगता है, लो टास्क होता है, रिलेशनशिप हाई हो जाता है। और जब डेलीगेटिंग होता है यानी कि लीडर ने सब कुछ छोड़ दिया, अब सबऑर्डिनेट ही करेगा, तो वहाँ पर लीडर टास्क को छोड़ा, टास्क ख़त्म और उसके साथ साथ रिलेशनशिप भी लो हो जाता है। आई होप आपको सारा समझ में आया हो। नेक्स्ट है द थ्योरी एम्फेसाइजेज दैट द बिहेवियर इज लर्न बाय रिपीटिव एसोसिएशन, यानी कि कौन सी थ्योरी ये बताती है कि हम लोग किसी चीज़ को कैसे सीखते हैं। अगर वो हमारे साथ बार बार वही काम हो रहा है तो हम उसको सीख जाते हैं। जैसे पता है कि सुबह 4 बजे उठ करके उसके बाद वॉक पे जाना है, डेली का यही रूटीन बन गया है, तो जब रिपीट हो गया तो हमारा जो मेंटल स्टेट है वो उसी चीज़ में पहुंच गया है और हमको जैसे ही 4 बजता तुरंत नींद खुल जाती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जब रिपीटिव बिहेवियर से हम लोग चीज़ों को सीखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका विच आर द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज थ्योरी ऑफ री इन्फोर्समेंट, ये अभी बताया है कि थ्योरी ऑफ री इन्फोर्समेंट नाम से किसे जानते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑपरेंट लर्निंग थ्योरी। ये किसने दिया है, BF स्कैनर ने। और जो क्लासिकल थ्योरी है इसमें क्या होता है, कोई चीज़ बार बार रिपीट होगी तब हम लोग सीखते हैं। ऑपरेंट लर्निंग में क्या होता है कि जब हमको रिवॉर्ड मिलता है किसी चीज़ से या पनिशमेंट मिलता है, ये चीज़ री इन्फोर्समेंट थ्योरी में भी यही बताई गई है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड दीजिए, अगर कोई ख़राब काम करता है तो उसको पनिशमेंट दीजिए। तो ऑपरेंट लर्निंग में हम लोग चीज़ों को कैसे सीखते हैं, जैसे पास होकर के घर पे आए तो अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, घर में बहुत ज़्यादा इज्जत लोग करेंगे, और वहीं पर अगर फेल होकर के घर पर पहुँच गए तो और बढ़िया से खातिरदारी करेंगे। तो हमको पता है कि किस तरीके से हम जाएंगे तो कैसा हमको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ऑपरेंट लर्निंग उस पर फोकस करता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं तो कैसा वहाँ से रिस्पॉन्स मिलने वाला है। जैसे अगर बोर्ड है, लाइट बोर्ड है, उसमें एक बार पता चला हाथ डाले और करंट मार दिया, तो हम लोग वहाँ से क्या सीख गए हैं कि ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग नहीं छू सकते हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों।
और कितने लोगों ने कमेंट किया है कि मैम सब्जेक्टिव बता दीजिए कि क्या क्या पढ़ना है। सब्जेक्टिव में आप ये तीनों अच्छे से तैयार कर लीजिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या होती है, ऑपरेंट थ्योरी क्या होता है, लर्निंग थ्योरी क्या है, और उसके बाद यूनिट नंबर 1 किसी भी टेस्ट को आप देने जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को देने जाते हैं, तो जो उसका पहला यूनिट होता है वो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप पहले यूनिट को अच्छे से पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक कई सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। और मुझे नहीं लगता है ओबी और इन्वायरमेंट इतना टफ सब्जेक्ट है कि अगर आपके सामने 15 नंबर का थ्योरी आएगा तो आप कर नहीं पाएंगे। एमकॉम लेवल पे हमारे माइंड इतना डेवलप हो चुका रहता है कि हम लोग को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ओबी ईजी है बट बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। अगर 5 नंबर की बात करें तो पावर, पॉलिटिक्स, उसके साथ साथ लीडरशिप थ्योरी, मोटिवेशन थ्योरी, इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कैसे भी एमसीक्यू आपका बन सकता है। लेकिन यूनिट नंबर 1 और मोटिवेशन की थ्योरी, लीडरशिप की थ्योरी और लर्निंग थ्योरी, ये तीनों एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी अगर कुछ पूछता है तो आप आराम से शब्दों को थोड़ा सा घुमा फिरा के बना सकते हैं। और एमकॉम में कभी भी कहानियाँ बिल्कुल नहीं लिखते हैं। जितना आपको आंसर आ रहा है, और आपकी कॉपी तभी अलग होती है जब आप एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आंसर लिखते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और आपको जितना भी क्वेश्चन मिलता है कहीं से, वो सब भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इन 75 क्वेश्चन में मैंने सारी चीज़ें कर दी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अभी टच नहीं किया होगा मैंने, या फिर उसको एक्सप्लेन नहीं किया होगा मैंने ठीक से। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।